तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 67 यानी 67वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 66 मॉक टेस्ट को कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और उन वीडियोस को आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं नहीं देख पाऊँगा, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको पूरा वीडियो पहले का देखिए, ताकि बहुत सारे चीज़ हैं जो आपको, बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेटिव हैं, बहुत सारे चैप्टर से आपके पकड़ बनते जाएंगे। चलिए, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग क्विज होता है, आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। यह सीरीज आपको रोज़ सुबह 7:30 बजे 101% अपलोड हो जाता है, लेकिन कभी कभी यूट्यूब की तरफ से टेक्निकल रीजंस है, कुछ होता है, 2-4 मिनट पब्लिश होने में इधर उधर हो जाता है, और कभी कभी मेरे से लेट होता है। तो जिस दिन मेरे से लेट होता है ना, उस दिन मैं टेलीग्राम में ज़रूर अपडेट देता हूँ, तो आप लोग वहाँ पर एक्टिव रहा कीजिए। चलिए, इससे पहले हम लोग 66 मॉक टेस्ट किए हैं ना, उसमें शुरू का जो 1 से 20 है वो आपका यूनिक पब्लिकेशन का है। 21 से 37 है ना, वो प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी का है। 38 से 51 है वो आपका स्पार्क का है, और 52 से 69 जो है ये आपका किरण का चल रहा है, ठीक है। चलिए, आपको 2-3 काम करना है। सबसे पहले आप जब भी बैठिए ना सेट बनाने, कॉपी और पेन लेके बैठिए। जो चीज़ आपको नहीं आता है उसको क्या करना है, आपको उसको वन लाइनर के फॉर्म में आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आप अपना स्कोर ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे भी खुशी मिलता है। एक काम और, मैं आपको इतना समय देता हूँ ना जिसमें आप सोच सकते हैं, क्योंकि जीके और जीएसएम में ज़्यादा समय दे देता हूँ तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है। तो आपको क्या करना, उसी मैं जितना समय दे रहा हूँ उसमें सोचिए, और नहीं होता है तो पॉज कर लिया कीजिए किसी किसी प्रश्न को। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को दिया जाता है। और पुनर्मिलन इनका जो पहला फिल्म था, 1931 में वो रिलीज हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के पटना से संबंधित कौन सी कथन है? पहला देखिए, आपको स्टेटमेंट 1 क्या दे रहा है, यहाँ 1580 में अकबर ने टस्काल या मुद्रालय का गठन किया। 2, यहाँ स्थित मलसलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सम्मान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था। तीसरा, यहाँ धौलपुरा में शेरशाह की बनाई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का मकबरा है। चौथा, उपयुक्त सभी। आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ 1580 में अकबर ने टस्काल या मुद्रालय का गठन किया था, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ स्थित मल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था, ये भी सही है। यहाँ धौलपुरा में शेरशाह की बनाई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का मकबरा है, ये भी सही है। यानी ऊपर का तीनों स्टेटमेंट सही, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था? देखिए, सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र नहीं, समान वस्त्र भी कहीं कहीं लिखते हैं और कहीं कहीं सनद पत्र लिखते हैं। तो आपको ये देखना है कहाँ पे क्या आ रहा है, और कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। तो सनद पत्र प्राप्त करने वाले पहले जो ये थे ना, वो थे इल्तुतमिश। इन्होंने सनद पत्र लिया था, इसलिए वैद सुल्तान थे। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा 2 देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती? 2 देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती, आपको बताना है। चलिए, सबसे पहले अगर रेड क्लिफ लाइन का बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। यहीं पे मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चाइना के बीच है। वहीं पे डूरंट लाइन का बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इससे हम लोग डेट का निर्धारण करते हैं, तो ये किसी 2 देशों के बीच का सीमा रेखा नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? चलिए, इसका आंसर तो बहुत ही आसान है, आप सब अब तक लगा चुके होंगे, अंग्रेजी। लेकिन कौन कौन सी भाषा है इसको हम लोग देख लेते हैं। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी अभी और है, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इन भाषाओं का जो है ना संग्रह है,
8वीं अनुसूची आप बोले तो। अगला प्रश्न है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 शारदा अधिनियम। देखिए इसको दूसरे नाम में हम लोग शारदा अधिनियम से भी जानते हैं। जो सबसे पहले बना था ना, तो उस समय लड़कियों की उम्र की जो शादी का उम्र था वो था 14 साल और लड़कों का जो शादी का उम्र था वो 18 साल। लेकिन बाद में इसको चेंज करके लड़कियों के लिए 18 कर दिया गया और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया। हरिविलास शारदा के नाम पे इसे शारदा अधिनियम भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो बॉम्बे शहर था, जो अब मुंबई बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? देखिए मेगास्थनीज कहाँ का था, तो ये ग्रीस का था और जो सेल्यूकस निकेटर था उसका ये राजदूत था। और किसके, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ और देखना है। एक तो बिंदुसार के राजदूत जो थे वो कौन थे, डायमिकस थे, और अशोक के जो राजदूत थे वो डायोनिसस थे। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बिंदी डाइमेकस से आपको क्या आ रहा है, मेकअप का कुछ आ रहा होगा, तो बिंदी उंदी मेकअप की यूज में ही लाते हैं, तो आप यहां से याद रख लीजिए। और अशोक के तो डायोनिसस। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी ग्लोबल टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश के समय जीएमटी होगा। जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो ये कहाँ पे है, लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है, चिल्नाइकन भारत के किस भाग के आदिम जनजातीय समूह है? इसका आंसर हो जाएगा, ये चिल्नाइकन कहाँ के हैं, तो ये केरल के हैं। केरल के जनजातीय समूह है और ये मेन चिल्नाइकन भाषा बोलते हैं, इसीलिए इनको वहाँ का जनजाति बोलते हैं और ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क में रहते हैं। अगला प्रश्न है, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? देखिए जो काले लावा मिट्टी जो होते हैं ना, यानी बोले तो काला मिट्टी, ये कपास के उत्पादन में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है और गुजरात ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास हम लोग प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे? बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? देखिए जो रॉक्स यानी शिलालेख जो 13 है ना, यही कलिंग के युद्ध का मुख्य स्रोत है। इस शिलालेख में क्या कहा है अशोक ने कि युद्ध में हुए नरसंहार से अशोक को काफ़ी पश्चाताप हुआ, जिस कारण से वे बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट हुए और इसे अपनाया। इस शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा देखिए क्या है, तो पूंजीवाद समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? कौन सा? तो आंध्र प्रदेश ने इस काम को किया है। और यहीं पे हम लोग बात करें, चलिए अगर हम लोग सबसे पहले बात कर ले कि महाराष्ट्र का जो राजकीय वृक्ष क्या है, तो महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है, तो आम है। तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष अगर हम लोग बात करें तो तमिलनाडु का ताड़ का पेड़ है। यहीं पे केरल का बात कर ले तो केरल में नारियल है। अगला प्रश्न है, समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है, जिसको समोच्च रेखा बोले तो यहाँ पे कंटूर लाइन बोलते हैं। देखिए इंग्लिश मैं कन्वर्ट करवाता हूँ, वो सॉफ्टवेयर है जिससे कन्वर्ट होता है, तो इंग्लिश में कुछ गलत हो सकता है, 100% हो सकता है। जहाँ पे इंसान काम कर रहा है ना, वहाँ पे गलती की संभावना 100% है। सो इसलिए कोई ये नहीं है कि क्यों गलती हो गया है, नहीं तो इंग्लिश हो सकता है, मे बी हिंदी आपका सही रहेगा। क्या हो जाएगा? उच्चता यानी हाइट नापने का ये कंटूर लाइन क्या है, हाइट को मेजर करते हैं। जॉइंट्स इक्वल हाइट एबव और बिलो सी लेवल। अगला प्रश्न है, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ?
तो देखिए जो वर्साय का संधि है ना, इसी से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? तो भारत का कौन सा वो राज्य है, वो है आपका छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान है? किसमें? तो अनुच्छेद 16 में क्या है, समान अवसर का प्रावधान है। चलिए यहीं पे हम लोग अनुच्छेद 20 का बात करें तो अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर 22 की बात करें ना, अनुच्छेद 22 का, तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। और अनुच्छेद 25 धर्म को मानने और प्रचार करने की छूट दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तब बलुई पत्थर किसमें? तो क्वार्जाइट में, यानी क्वार्ज में रूपांतरित हो जाता है। अगला प्रश्न है, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तो तानाशाही, ये इसके प्रतिकूल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? देखिए कीमत स्थितिकरण पूंजी का कार्य नहीं है, बाद बाकी मूल अंतरण, मूल संग्रह, मूल्य मापन, ये सब पूंजी का कार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए अगर मैं बात करूं हंटर कमीशन का ना, तो आप सब सीधा बोलोगे कि सर हंटर कमीशन 1882। वर्धा योजना तो आप सीधा बोलोगे 1937। विश्वविद्यालय अधिनियम यानी यूनिवर्सिटी एक्ट तो 1904। और रामकृष्ण मिशन कमीशन 1948। यानी क्या हो जाएगा, देखिए 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, यानी 4 3 2 1 किस में? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? देखिए बंद अर्थव्यवस्था मतलब ऐसा अर्थव्यवस्था होगा कोई, अब क्या होगा, इसमें का लोग बाहर से ट्रांजैक्शन नहीं करेगा और बाहर का लोग इससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, यानी ऐसा देश जिसमें कोई आयात और निर्यात ना होता हो। तो देख लीजिए किसमें है, तो ऑप्शन 4 में आपका है, ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। अगला प्रश्न है, गांधार कला किसके अधीन फूली फली? देखिए अगर बात किया जाए गांधार कला ना, तो इसका श्रेय कुषाण काल को जाता है और उसके जो प्रतापी राजा कनिष्क थे उनको जाता है। अगला प्रश्न है, संतुलन स्तर स्थिति में, देखिए संतुलन स्तर स्थिति में, संतुलन स्तर हो यानी क्या होगा, फर्म शून्य लाभ स्थिति में होगी, यानी ना ही प्रॉफिट होगा ना ही उसको लॉस होगा। अगला प्रश्न है, जब वहां कोई कानून नहीं होता है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, किसने कहा था? जहां कोई कानून नहीं होता है वहां स्वतंत्रता नहीं होती है, किसने? लॉक कर दो इसको, लॉक ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 1 देखिए, वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं, एक गलत बात है। जो सभी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं उनका नियुक्ति वो नहीं करते हैं, कॉलेजियम करके प्रेसिडेंट को भेजता है और प्रेसिडेंट उसमें से सिलेक्ट करते हैं कि किसका होना चाहिए। दूसरा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, ये भी सही है। कितने? तो मैक्सिमम 6 मंथ तक। अगला, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, तो ये भी सही है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया जा रहा है, हाई कोर्ट का बात करें तो हाई कोर्ट में 62 वर्ष है। तो चलिए ऑप्शन 1 ही गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है या संबंधित है? तो कौन सा है? ये भाग 4 है। भाग 4 में कितना? आर्टिकल 36 से 51 तक को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को डाला गया है और इसको हम लोग आयरलैंड से लिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्न में किस अधिकार को हटाता है? अगर बात करें 44वां संविधान संशोधन तो 1978 में हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को हम लोग हटा के 300A में कर दिए थे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?
ये तो लगातार प्रश्न आ रहा है, तो आप सबको अब याद भी हो गया होगा, श्री कृष्ण चिन्ह। अगला प्रश्न है, पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है? देखिए, पूरी तरह बिना लोच की मांग शून्य के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो कहाँ पे इनको परिनिर्वाण मिला था? तो वैशाली में लिख रहा हूँ, पावा में। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? देखिए, अगर लिग्नाइट का बात किया जाना तो तमिलनाडु सबसे 1 नंबर पे है, उसके बाद राजस्थान पे आता है। लेकिन ये डेटा थोड़ा पुराना है, ये डेटा 2017 का है। 2018 और 19 का डेटा कहीं पे मुझे दिखा नहीं, इसलिए में भी हो सकता है कि चेंज हुआ हो, और इतना वेरिएशन है कि चेंज होने का बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो मिलियन टन में है ना, तो आपका तमिलनाडु 3735.23 मिलियन में है, और बात करें राजस्थान का तो 1167.02, तो लगभग ट्रिपल से भी ज़्यादा। तो ये तो संभव नहीं है कि इतना राजस्थान उसको आगे कर दिया हो, राजस्थान तमिलनाडु को पीछे कर दिया हो, पॉसिबल नहीं है। इसलिए तमिलनाडु ही आंसर होना चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं कोई अपडेट मिले, मुझे कोई दिखा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? देखिए, अगर संविधान के राष्ट्रपति को पहला बात तो उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। कब? सिर्फ एक ही केस है, वो संविधान का उल्लंघन करे। ठीक है, संविधान का उल्लंघन करेंगे तो ही उनको पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगा के। तो वो किसी भी सदन में इनिशिएट हो सकता है, किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है। अब इससे जब अगर लाया जाएगा ऐसे, तो कुछ कारण होंगे। तो कौन कौन से कारण हैं, उस कारण को देख लीजिए। सबसे पहले, अगर राष्ट्रपति महोदय के ऊपर महाभियोग लाया जाता है ना आर्टिकल 61 से, तो उनको पहले 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, लिखित नोटिस देना होता है कि हम आपके ऊपर महाभियोग लाने जा रहे हैं। तो अगर वो चाहते हैं तो पद से रिजाइन कर सकते हैं उस 14 दिन के भीतर। नहीं तो लाने का एक जो मेन कारण है, वो आपके हमारे संविधान में लिखा गया है कि पहला तो जो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए इस पिटीशन को दायर करने के लिए, और सदन के कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा पूर्ण बहुमत द्वारा इसको पारित होना पड़ेगा। तभी जाके, पहले लोकसभा में अगर लाया गया तो लोकसभा, फिर राज्यसभा में पारित होगा, तब जाके प्रेसिडेंट हटेंगे। अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तो राज्यसभा फिर लोकसभा आएगा, तब जाके प्रेसिडेंट हटेंगे, दोनों में पारित होगा। तो चलिए, अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तरुष दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख से मिलती है, इसकी प्राप्ति हुई। इसकी प्राप्ति कहां से? तो मुंगेर से होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? कौन है? किरण बेदी। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? और किरण बेदी के बारे में एक चीज बता दीजिए कि वो अभी कहां के गवर्नर हैं? तो यंग इटली की जो शुरुआत करता है यह है जोसेफ मैजनी। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक हैं? देखिए, अभी हम लोग बात करें तो दैनिक भास्कर के पाठक सर्वाधिक हैं 2018 में, उसके बाद कोई ऐसा डेटा नहीं आया है। 2018 में सूचना प्रसारण मंत्री जो थे, राज्य मंत्री थे राजवर्धन राठौर, लोकसभा में बयान दिया था उन्होंने कि दैनिक भास्कर के पाठक सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन आपको अभी भी कहीं कहीं दैनिक जागरण देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह डेटा बहुत पुराना है। 2015 का डेटा को लिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर भी 2015 के डेटा को लेता है, और जो नए प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं ना, वो भी 2015 को डेटा को लेता है। लेकिन मैं तो एक स्टेटमेंट देखा था, तो सुना भी था, वो मुझे ध्यान था, इसलिए मैं बता दिया कि दैनिक भास्कर ही इसका करेक्ट आंसर होगा, और आप लोग टिक भी लगाइएगा अगर ऑप्शन में होता है तो। नहीं तो बहुत जगह आपको दैनिक भास्कर ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे किस नाम से? तो सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन? ये 21 जून को मनाते हैं, और इस बार का जो थीम था 2020 का, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है?
1 दिसंबर किसमें, तो विश्व एड्स दिवस में मनाया जाता है। बात करें यहाँ पे भारतीय नौसेना दिवस की तो 4 दिसंबर को होता है। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को, और बाल दिवस आप सब जानते हैं 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पे, तो ये गया में स्थित है। और विष्णुपद मंदिर का जो निर्माण था रानी अहिल्याबाई ने 1787 में कराया था। इस चीज़ को मैं कल ही वन लाइनर में पढ़ाया हूँ, अगर जिन लोगों का होगा देखा हुआ होगा वो जरूर इसको बना दिए होंगे। अगला प्रश्न है, हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? देखिए, लुधियाना पंजाब में इन्होंने स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, ट्रफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? कहाँ पे, ये लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है, राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? और बहुत विवादित भी रही हैं ममता बनर्जी। ये जो राइटर्स बिल्डिंग है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल सरकार के सचिवालय भवन है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न है, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? अजरबैजान की आपसे राजधानी पूछा जा रहा है। तो अजरबैजान का जो राजधानी है ना, वो है आपको बाकू। यहीं पे अगर हम लोग बात करें, देखिए ताशकंद कहाँ का राजधानी है? तो ताशकंद आपका राजधानी है उज्बेकिस्तान का। यहीं पे मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो उलान बटोर। और बात करें क्यू, तो क्यू किसका राजधानी है? तो यूक्रेन का। अगला प्रश्न है, परागन परिभाषित किया जाता है कैसे? तो एंथर से स्टिग्मा तक पराग के स्थानांतरण के रूप में। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कितने कार्बन कण मौजूद होते हैं? कितने? 6 होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके कारण उद्योग में जो अत्यधिक अनुप्रयोग है? तो कौन सा? तो कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक परावर्तक से एक ध्वनि की गूंज सुनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम दूरी कितनी है? जहां पे यू आपको ध्वनि का वेग दिया हुआ है। देखिए, तो इसका सीधा साधा चीज है V/20 एक फॉर्मूला होता है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नालिका से होकर प्रकाश गुजरती है। यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नालिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति, देखिए नालिका के अंदर क्या होगा, मौजूद जो प्रकाश की गति होगा पहले बढ़ेगी और फिर घटने लगेगी। अगला प्रश्न है, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस, देखिए गैस का क्या है, प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? देखिए, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशेषक तथा अच्छी प्रवर्तक होती है। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होता है? तो द्विक्षारकी होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? वह नाइक्रोम का होता है। अगला प्रश्न है, नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? देखिए, अगर नींबू का बात करें तो एग्जैक्टली 2.5 होता है, आपको इसको याद कर लीजिए, लेकिन कहीं कहीं आपको 2 से 2.6 तक देखने को मिल सकता है, आपको एग्जैक्टली 2.5 मिलेगा। आप कैसे याद रख सकते हैं? 2.5 रुपये नींबू मिलता है, जो सच भी है। तो क्या होगा, 7 से कम होगा, ये तो 100% हो जाएगा। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? कहाँ पे? तो ये कैथोड पे एकत्रित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं? AlCl3। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? तो सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अधातु है? कौन सा द्रव अधातु है? तो ब्रोमीन।
अगला प्रश्न है, जैवमंडल पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जहां जीवन पाया जाता है, इसमें शामिल है। ठीक है, जल मंडल तो होगा ही, स्थल मंडल भी होगा, समताप मंडल नहीं होगा, क्षोभ मंडल होगा। क्षोभ मंडल से ज़्यादा ऊपर है तो उसको हम लोग समताप मंडल को नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 किसमें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होता है। ठीक है, अगर बात करें लेड के लिए तो 1.5 म्यूजी पर मीटर ये होता है। अगला प्रश्न है, यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा। नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पे बढ़ जाता है। कितना, तो 6000 से अधिक, 6000 मीटर स्क्वायर पर सेकंड से अधिक होगा तो। अगला प्रश्न है, भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा है। देखिए, अगर भारत में बात किया जाए ना तो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जो ध्वनि प्रदूषण का सीमा होता है वो 55 डेसिबल होता है, रात में 50 डेसिबल होता है, जबकि साइलेंट जोन में दिन में 45 डेसिबल तथा रात में 40 डेसिबल जो स्वीकार है वो है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो 40 से 45 जो है ना यहाँ पे एग्जैक्ट और करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, काजू की फसल पर एंडोसल्फान छिड़काव के स्वरूप महाविपदा स्तर तक प्रदूषण हो गया था। ये कहाँ हुआ था, एक घटना आपको केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड है, यही कारण है। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी किसने, तो गैलीलियो ने देखा था। अगला प्रश्न है, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर 2 सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। किस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, अगर हम एक काम करते हैं ना तो क्या पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रोबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है। देखिए, क्या यह एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जिसका प्रयोग प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान सीपीयू द्वारा किया जाता है। राउंड रॉबिन को विशेष रूप से टाइम शेयर करने वाले सिस्टमों के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। यह पहले आओ पहले पाओ वाले शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के समान है, लेकिन प्रतिक्रियाओं के मध्य परिवर्तन करने के लिए अभिलाक्षणिक रूप से प्रीमेशन को जोड़ा गया है। जो कल का प्रश्न था, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है, तो ये 4 इसका बीट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो 2 है ऊपर नीचे हो चुका है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का आंसर सही था, मैं नाम लिखना भूल गया हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो से 100% बताया करूँगा किनका किनका सही था। आज का जो प्रश्न है, एक सुवाहा है निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाती है। इसका आंसर क्या करना है, आपको कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट करना है और आप अपना स्कोर जरूर मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आज आपका स्कोर क्या रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ।